This conference will now be recorded. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप लोग खैरियत से हैं। आज के लेक्चर का टॉपिक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सबसे पहले कुछ रेलेवेंट डेफिनेशन देख लेते हैं। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन का ये जो हिस्सा है ना, ये ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है और बहुत अच्छी तरह इन चीजों से आप वाकिफ हैं, लेकिन एक दफा फिर देखें आप। ये जरा पढ़ लेंगे जो ABCD वाले 4 पॉइंट्स हैं। ठीक है जी। ये कुछ एक दो शायद नई बातें हैं, ये अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। नोट्स कंप्राइजिंग a summary of significant accounting policies and other explanatory information। इसका मतलब है कि कंपनी की अहम जो अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं, अहम अकाउंटिंग पॉलिसीज की समरी पर मुश्तमिल नोट्स। ठीक है, ये भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रीसीडिंग पीरियड की जो फाइनेंशियल प्रीसीडिंग मतलब जो प्रीवियस गुजर चुका था, पिछले पीरियड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट का करंट पीरियड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंपैरिजन, ये भी प्रिपेयर किया जाएगा और ये भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शामिल है। और इसके बाद है कि एनी अदर स्टेटमेंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, या इनके अलावा कोई और स्टेटमेंट जो जिसके बारे में कहा जाए कि ये भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शुमार की जाएगी। अच्छा, इसके बाद है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, जिसे हम एब्रीविएशन में CFO कहते हैं। तो इससे मुराद वो इंडिविजुअल है कि जो ऐसे फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए अपॉइंट किया जाता है, ऐसी ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए अपॉइंट किया जाता है कि जो आमतौर पे चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ही परफॉर्म करता है। कस्टमरली का मतलब आमतौर पे, जनरली। इसके बाद है जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिक्वायरमेंट। मतलब क्या, मैं जरा आसान अल्फाज में आपको ये बता देता हूँ। देखिए, हर कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मेंबर्स के सामने एनुअल जनरल मीटिंग में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करेगा, तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितने पीरियड की होनी चाहिए। अब इसमें दो केसेस हैं। जहां तक ताल्लुक है ना फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, तो ये कंपनी की डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से लेके फाइनेंशियल ईयर क्लोज की डेट तक के पीरियड पर मुश्तमिल होनी चाहिए। और जो सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वो पिछली फाइनेंशियल स्टेटमेंट से लेके कंपनी के फाइनेंशियल ईयर क्लोज की डेट तक की वो होनी चाहिए। ठीक है, ये है जी आपका ये पैराग्राफ। जी बता दें, समझ आ गई? अच्छा, इसके बाद है टाइम लिमिट। अच्छा, ये जो टॉपिक अब हम पढ़ने लगे हैं टाइम लिमिट वाला, इसका बड़ा क्लोज रिलेशन है वो एनुअल जनरल मीटिंग के टाइम पीरियड से। अभी आप देखेंगे यहाँ पे वही वाला टाइम पीरियड आपको नजर आएगा। वो कहते हैं जो पहली फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये कंपनी की डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बाद 16 मंथ्स के अंदर अंदर प्रेजेंट होनी चाहिए। ले का मतलब यहाँ पे प्रेजेंट, पेश की जानी चाहिए। जाहिर सी बात है, एनुअल जनरल पहली एनुअल जनरल मीटिंग का टाइम भी यही पढ़ा था आपने। कुछ याद आ रहा है जी? फर्स्ट एजीएम का टाइम पीरियड। तो जो फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये कंपनी की डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से 16 मंथ्स के अंदर अंदर ये प्रेजेंट होनी चाहिए।
और फिर जो सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो फिर इस चीज का ख्याल रखा जाएगा कि हर कैलेंडर ईयर में कम से कम एक दफा जरूर पेश की जाए। और कब पेश की जाएगी जो सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उसका जवाब ये है कि फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने से लेके ऑनवर्ड्स 120 डेज के अंदर अंदर। अच्छा, अलबत्ता अगर ये टाइम पीरियड एक्सटेंड करवाना है तो इसमें इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी कमीशन को दरख्वास्त दी जा सकती है, और इन केस ऑफ एनी अदर कंपनी रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन दी जा सकती है, और कोई ना कोई स्पेशल रीजन बता के ये जो टाइम पीरियड है ये एक्सटेंड करवाया जा सकता है। अच्छा, एक्सटेंडेड टाइम कितना होगा? तो इसका जवाब है कि ये भी ज्यादा से ज्यादा 30 डेज तक के पीरियड के लिए वो टाइम पीरियड एक्सटेंड करवाया जा सकता है। जी बता दें, यहां तक समझ आ गया? अच्छा, इसके बाद है ड्यूरेशन ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ये जो जितने पीरियड की हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है, ठीक है, तो अब ये फाइनेंशियल ईयर की ड्यूरेशन कितनी होगी? तो पहले फाइनेंशियल ईयर को छोड़ के जो सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर्स हैं जिनकी हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है, तो वो एक साल से ज्यादा का पीरियड नहीं होना चाहिए। अब ये क्यों लिखा हुआ है नॉट बीइंग द फर्स्ट? इसका मतलब है जो फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो एक साल से थोड़ा ज्यादा अरसे की भी हो सकती है। ठीक है, जैसे कि अभी ये देखिए हमने थोड़ा 16 मंथ्स के पीरियड तक की भी हो सकती है। ठीक है, इसके बाद है ऑडिट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड होनी चाहिए। ऑडिट करेगा कौन? कंपनी का ऑडिटर। और ऑडिटर्स रिपोर्ट फिर साथ अटैच होनी चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। ठीक है, अच्छा, अब ये जो ऑडिट की रिक्वायरमेंट है ना, ये ऐसी प्राइवेट कंपनी के लिए नहीं है कि जिसका पेड अप कैपिटल 1 मिलियन रुपीस से ज्यादा का ना हो, या 1 मिलियन रुपीस से ज्यादा का ना हो, या फिर वो हायर अमाउंट जो कि कमीशन नोटिफाई कर दे। ऐसी कंपनी के लिए ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिटेड होना ये जरूरी नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है लॉ की। जी बता दें, समझ आ गया यहां तक? ये वाला पॉइंट समझ आ गया जी? अच्छा, इसके बाद है डिस्पैच टू मेंबर्स। हर कंपनी के लिए ये जरूरी है कि वो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और इनके साथ साथ ऑडिटर्स रिपोर्ट, डायरेक्टर्स रिपोर्ट, और अगर लिस्टेड कंपनी है तो फिर चेयरमैन रिव्यू रिपोर्ट भी। तो हर कंपनी के लिए जरूरी है कि ये तमाम डॉक्यूमेंट्स कंपनी के हर एंटाइटल्ड मेंबर को भेजे। मतलब वो मेंबर, एंटाइटल्ड मेंबर के जो जनरल मीटिंग अटेंड करने और वोट कास्ट करने का एंटाइटल्ड है, तो हर उस मेंबर को ये चीजें भेजी जाएं, ये डॉक्यूमेंट्स भेजे जाएं। और उसके साथ साथ हर उस पर्सन को भी कि जो जनरल मीटिंग का नोटिस रिसीव करने का एंटाइटल्ड है। ठीक है, जिसमें कि जाहिर सी बात है ऑडिटर भी आ गया, डायरेक्टर्स भी आ गए। अब ये डॉक्यूमेंट्स कैसे सेंड किए जाएंगे? आइदर बाय पोस्ट और इलेक्ट्रॉनिकली, मतलब बाय पोस्ट भी आप भेज सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली मतलब ईमेल की शक्ल के अंदर भी भेज सकते हैं, ईमेल के जरिए। और ये कब ये तमाम डॉक्यूमेंट्स भेज रहे हैं कंपनी ने? कहते हैं जो डेट ऑफ मीटिंग है उससे कम से कम 21 दिन पहले। ओके हो गया जी? जरा बता दें, यहां तक समझ आ गई है? अच्छा जी, इसके बाद है कॉपी एट रजिस्टर्ड ऑफिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और उसके साथ ये जो अभी अभी हमने रिपोर्ट्स के बारे में पढ़ा है, इन तमाम डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में भी रखी जाएंगी, ताकि मेंबर्स
उसे इंस्पेक्ट करना चाहें तो वहां इंस्पेक्ट कर लें, देखना चाहें वहां देख लें। अच्छा, इसके बाद है फाइलिंग टू अथॉरिटीज बाय लिस्टेड कंपनी। अब आपने एक चीज पे गौर किया कि यहाँ पे टाइप ऑफ कंपनी को वाजे कर दिया गया है, लिस्टेड। यानी अब जो हम रिक्वायरमेंट पढ़ने जा रहे हैं ये लिस्टेड कंपनी की है। तो लिस्टेड कंपनी के लिए ये रिक्वायरमेंट है, जरूरी है कि वो जो ही मेंबर्स को इन्होंने वो डॉक्यूमेंट्स की कॉपी सेंड किया ना, साइमल्टेनियसली, मतलब साथ ही इन डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज जो हैं, तीन कॉपीज बाय पोस्ट और एक कॉपी इलेक्ट्रॉनिकली भेज दे। किसको? कमीशन को, रजिस्ट्रार को और सिक्योरिटीज एक्सचेंज को। ठीक है, इसी तरह इनकी कॉपी जो है वो कंपनी की वेबसाइट के ऊपर भी पोस्ट करना जरूरी है। और कंपनी की वेबसाइट के ऊपर ये कितने टाइम पीरियड के लिए अवेलेबल रहेंगी ये तमाम रिपोर्ट्स? तो इसका जवाब ये है कि एज मे बी स्पेसिफाइड, मतलब कमीशन जो भी टाइम पीरियड स्पेसिफाई कर दे, फिर उतने टाइम पीरियड तक के लिए इन रिपोर्ट्स को कंपनी की वेबसाइट के ऊपर भी अवेलेबल करना होगा। जी बता दें, यहां तक समझ आ गया जी? बता दें भाई। ओके, ठीक है, गुड। ये एक डिस्क्रिप्टिव सवाल इस वक्त आपके सामने है। पास्ट पेपर का सवाल डिस्क्रिप्टिव है, सीधा सीधा सा, थ्योरेटिकल सा। Under the provision of the Companies Act 2017, briefly describe the requirements of a private limited company for presenting its first financial statements in the AGM and whether the financial statements are required to be audited. पहले तो मुझे ये बताएं कि सवाल की रिक्वायरमेंट समझ आ गई आपको? बता रहे भाई? अच्छा, तो अब देखिए फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में अभी अभी हमने क्या पढ़ा कि डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से 16 मंथ्स के अंदर अंदर ये प्रेजेंट करनी होती है एजीएम में, ऐसा ही है। और फिर जो सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो कंपनी का फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने की डेट के ऑनवर्ड्स 120 दिन के अंदर अंदर ये प्रेजेंट करनी होती है। यही अब सब्सिक्वेंट एजीएम्स जितनी भी होंगी उनमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पेश करनी होंगी। ओके हो गया? जी जी बिल्कुल यही चीज है, बिल्कुल जो भी आपने पढ़ लिया थोड़ी देर पहले। और ये टाइम की एक्सटेंशन के बारे में भी अभी पढ़ा था, ठीक है। और ये ऑडिट की रिक्वायरमेंट देख ले, वही वाली है जो भी हमने पॉइंट पढ़ा। ये अभी आपने देखे यही क्वेश्चन किया था, ये उसका जवाब ये आ गया आपके सामने, ठीक है अली भाई? ऐसे ठीक है, ओके। आगे चले। अप्रूवल एंड ऑथेंटिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अप्रूव कौन करेगा, ऑथेंटिकेट कौन करेगा? तो जहां तक ताल्लुक है अप्रूवल का, तो वो तो करेगा जी कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और जहां तक ताल्लुक है ऑथेंटिकेट यानी दस्तखत कौन करेगा बोर्ड के बिहाफ पे, तो इसका जवाब है कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव एंड एटलीस्ट वन डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। दो बंदे हो गए। एंड इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी तो फिर साथ में एक थर्ड पर्सन भी, वो है सीएफओ, वो भी साइन करेगा। अच्छा, अब आगे कहते हैं कि अगर चीफ एग्जीक्यूटिव साहब पाकिस्तान में ही नहीं है, हज पे गए, उम्रे पे गए, या वैसे मुल्क से बाहर गए किसी काम के सिलसिले में, अगर वो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, तो फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कम से कम 2 डायरेक्टर्स साइन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसके ऊपर भी पास पेपर का सवाल कर लेते हैं, पास पेपर की डिस्कशन अभी कर लेते हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ रजा एंटरप्राइजेस लिमिटेड जो कि एक लिस्टेड कंपनी है, ये चीफ साहब जो हैं मुल्क से बाहर गए हुए हैं,
at the time of finalization of annual accounts. Explain the provisions related to signing and authentication of the annual accounts as contained in the Companies Act 2017, which REL would have to comply with in the above situation. जी बताएं, अगर चीफ साहब मुल्क से बाहर गया है तो फिर साइन कौन करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को? कम से कम 2 डायरेक्टर्स, ठीक है? अभी अभी ये प्रोविजन आपने पढ़ी जी, बिल्कुल। और इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी shall also be signed by the CFO. अच्छा जी, आगे है एफिडेविट बाय सर्टेन प्राइवेट कंपनीज। एफिडेविट का मतलब होता है बयान हल्फी, हल्फिया बयान, मतलब ऑन ओथ कोई स्टेटमेंट देना, इसे कहते हैं एफिडेविट। इन केस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी के जिसका पेड अप कैपिटल 1 मिलियन रुपीस से ज्यादा का नहीं है, इसकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इसके साथ एक एफिडेविट भी अटैच होना चाहिए, अकम्पनी होना चाहिए। किसकी जानिब से? जिन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर दस्तखत किए थे, जो भी अभी ऑफिसर्स आपने पढ़नी है। और इस एफिडेविट में लिखना क्या है? बस ये एफिडेविट देना है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से अप्रूव्ड है, इस चीज का एफिडेविट देना है। जी बताएं, पॉइंट समझ आ गया? बताएं जी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट मूव करते हैं। सिंगल मेंबर कंपनी, कहते हैं सिंगल मेंबर कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो कंपनी का वो जो वन डायरेक्टर है वही साइन करेगा, जो आमतौर पे सिंगल मेंबर कंपनी का सिंगल मेंबर और सिंगल डायरेक्टर होता है, तो वही साइन करेगा। अच्छा, फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद रजिस्ट्रार आफ्टर एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग हो जाने के बाद भी रजिस्ट्रार को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइल करनी है। तो कहता है कि एनुअल जनरल मीटिंग में कंपनी के सामने, मतलब मेंबर्स के सामने, जब ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पेश कर दी गई और वहां पे उन्होंने अडॉप्ट भी कर लिया, मतलब उसे अप्रूव भी कर दिया, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कॉपी along with the reports and documents required, जो अभी हमने पहले पढ़ ली है, वो डायरेक्टर्स रिपोर्ट और सारी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, तो इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को, जो कि ये डॉक्यूमेंट जो कि दस्तखत शुदा होने चाहिए बाय सीईओ और डायरेक्टर्स, जो साइनिंग रिक्वायरमेंट अभी हमने पीछे पढ़ी है उसके मुताबिक, तो ये तमाम डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रार को फाइल किए जाने हैं कंपनी की जानिब से, ठीक है? आपने नोट किया, पहले भी भेजे थे कॉपीज हमने एजीएम से पहले भी, लेकिन ये जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एजीएम में प्रेजेंट की गई, जिसे अडॉप्ट किया गया, मतलब जिसे मेंबर्स लोगों ने अप्रूव कर दिया, तो वंस अगेन इन तमाम डॉक्यूमेंट्स की कॉपी रजिस्ट्रार को फाइल करना जरूरी है। कितने टाइम पीरियड के अंदर अंदर? इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी 30 डेज के अंदर अंदर, और इन केस ऑफ एनी अदर कंपनी 15 डेज के अंदर अंदर। जी बताएं, यहां तक समझ आ गया? कम ऑन। अच्छा, इसके बाद है when members do not adopt financial statements, ये जनरल मीटिंग में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पेश की गई थी, अगर मेंबर्स लोगों ने उसे अडॉप्ट नहीं किया, उसे अप्रूव नहीं किया, या डिफर्स कंसिडरेशन देयर ऑफ, या फिर उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर गौर करने को डेफर कर दिया, मुलतवी कर दिया, पोस्टपोन कर दिया, बाद में इसके ऊपर गौर करेंगे, ठीक है, या एडजर्न ही होगी मीटिंग, तो फिर ये जो बात है स्टेटमेंट ऑफ दैट फैक्ट, ये जो भी मामला हुआ है
ठीक है, ये और इसकी रीजन क्या थी, ये चीजें फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ अटैच करके रजिस्ट्रार को फाइल किया जाना जरूरी है। जी बताएं, पॉइंट समझ आ गया? ठीक है जी, ओके। इसके बाद है नॉट एप्लीकेबल टू, मतलब ये जो फाइलिंग रिक्वायरमेंट्स बार बार हम पढ़ रहे थे कि रजिस्ट्रार को फाइल करने हैं डॉक्यूमेंट्स, ये फाइलिंग रिक्वायरमेंट्स ऐसी प्राइवेट कंपनी के एप्लीकेबल नहीं है जिस प्राइवेट कंपनी का पेड अप कैपिटल 10 मिलियन रुपीस से ज्यादा का नहीं है, और सच हायर अमाउंट एज मे बी नोटिफाइड बाय द कमीशन। तो ऐसी कंपनी के लिए ये फाइलिंग रिक्वायरमेंट्स एप्लीकेबल नहीं है। ओके हो गया? अच्छा, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ लिस्टेड कंपनीज। अब हेडिंग में खुद ही आपने देख लिया कि जो रिक्वायरमेंट अब हम पढ़ने जा रहे हैं, टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ये लिस्टेड कंपनीज के लिए है। क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट, भाई क्वार्टरली का मतलब समझ आ रहा है बच्चों? क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ओके ओके ओके, थैंक यू। आगे चले, कहते हैं हर लिस्टेड कंपनी के लिए ये जरूरी है कि वो क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करे। कितने टाइम पीरियड के अंदर अंदर? फर्स्ट और थर्ड क्वार्टर के क्लोज होने के 30 डेज के अंदर अंदर, और सेकंड क्वार्टर के क्लोज होने के 60 डेज के अंदर अंदर। ठीक है, अच्छा इसके बाद टॉपिक है कि सेकंड क्वार्टर की जो स्टेटमेंट है उसके लिए कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट्स भी हैं। वो क्या? जो सेकंड क्वार्टर के अकाउंट्स हैं उनके लिए कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट्स भी हैं। एक रिक्वायरमेंट तो ये है कि हाफ ईयर के लिए क्यूमुलेटिव फिगर्स भी प्रिपेयर किए जाए। यार बता दें, ये बात समझ आ गई? अच्छा, इसी तरह वो कहते हैं कि ये जो क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, ये वाली जो भी हमने पढ़ा, ये क्यूमुलेटिव फिगर्स हैं, क्यूमुलेटिव फिगर्स फॉर द हाफ ईयर। तो इसके बारे में यह है कि इट शैल बी सब्जेक्टेड टू अ लिमिटेड स्कोप रिव्यू बाय द स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ द कंपनी। ये जो हाफ ईयर के क्यूमुलेटिव फिगर्स हैं, इनका लिमिटेड स्कोप रिव्यू भी करवाना है। किससे? कंपनी के स्टैट्यूटरी ऑडिटर से। अब लिमिटेड स्कोप रिव्यू क्या चीज है? लिमिटेड स्कोप रिव्यू का मतलब है कि अश्योरेंस अबाउट द रिलायबिलिटी ऑफ हाफ ईयरली अकाउंट्स। मतलब कंपनी के ऑडिटर की तरफ से ये अश्योरेंस के ये जो हाफ ईयरली अकाउंट्स हैं ये रिलायबल है, इसे कहते हैं लिमिटेड स्कोप रिव्यू। तो ये एडिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं सेकंड क्वार्टर के अकाउंट्स के बारे में। जी बताएंगे, दोनों पॉइंट समझ आ गए? ओके जी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि जो लिमिटेड स्कोप रिव्यू है, जिसका मतलब अभी भी आपको बताया, इट शैल बी इन सच मैनर एंड अकॉर्डिंग टू सच टर्म्स एंड कंडीशंस कि जो आई कैप डिटर्मिन करेगा और कमीशन उसको अप्रूव करेगा। ठीक है, अच्छा अब एक एग्जांपल के जरिए भी ये समझ लेते हैं। ये क्वार्टरली अकाउंट्स का जो टाइम पीरियड है, ये सारा। Adil Limited is a listed company with financial year from 1st July to 30th June. It shall prepare following financial statements for the year 2019 and 2020. For the quarter ending 30th September, आपको पता है जो पहला इसका क्वार्टर होगा वो कब खत्म होगा? बता दें यार, फर्स्ट क्वार्टर कब खत्म हो रहा है इसका, इस कंपनी का?
भाई फर्स्ट क्वार्टर खत्म कब हो रहा है, मैं ये कह रहा हूँ 30 सितंबर को, ठीक है 30 सितंबर 2019 को पहला क्वार्टर एंड हो रहा है। तो हाँ जी, ये मैं पूछ रहा था। तो इसका मतलब है इस क्वार्टर के जो अकाउंट्स हैं वो कितने पीरियड के अंदर अंदर बने होंगे, 30 दिन के अंदर अंदर, यानी 30 अक्टूबर 2019 तक। अच्छा, जो क्वार्टर एंड हो रहा है 31 दिसंबर को 2019, इसकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, हाफ ईयरली अकाउंट, सेकंड क्वार्टर, जी जी सेकंड क्वार्टर के, तो उसके लिए टाइम आपने पढ़ा था 60 डेज। तो ये 29 फरवरी 2020 तक। ये आप हैरान तो नहीं हो रहे कि ये, हाँ बिल्कुल सेकंड क्वार्टर 60 डेज, ठीक है। याद हो गया जी अली भाई आपको। तो ये 29 फरवरी देख के तो हैरान नहीं हो रहे आप। एक्चुअली 2020 के साल में जो फरवरी का महीना था वो 29 का था, मतलब ये लीप ईयर था, इसलिए यहाँ पे 29 फेब लिखा हुआ है। ठीक हो गया। इसी तरह जो हाफ ईयर, जी जी, हाफ ईयर एंडिंग 31 दिसंबर, तो इसका भी वही टाइम पीरियड है। और जो थर्ड क्वार्टर है, जो कि 31 मार्च 2020 को एंड हो रहा है, जी, तो थर्ड क्वार्टर के जो अकाउंट्स हैं वो 30 अप्रैल तक बनने चाहिए, यानी 30 दिनों के अंदर अंदर। और फिर आगे आ गया जी, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ गई, ईयर एंड आ गया, तो ये फिर 120 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। यानी 30 जून से ऑनवर्ड्स 120 दिन ये बन रहे हैं 28 अक्टूबर 2020। जी सब लोग बता दें जरा, गॉट इट। अच्छा, इसके बाद है पोस्टेड ऑन वेबसाइट एंड इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग। ये जो क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं इन्हें कंपनी की वेबसाइट पे पोस्ट किया जाएगा, मेंबर्स को एक फॉर्म रखने के लिए, मेंबर्स की इंफॉर्मेशन के लिए। अलबत्ता इनको इलेक्ट्रॉनिकली भी ट्रांसमिट किया जाएगा, भेजा जाएगा विद इन द पीरियड स्पेसिफाइड अबव। ऊपर जो टाइम पीरियड आप पढ़ चुके हैं उसी टाइम पीरियड के अंदर अंदर इन्हें इलेक्ट्रॉनिकली भी भेजना है। किस किस को? कमीशन को, सिक्योरिटीज एक्सचेंज को और रजिस्ट्रार को, ठीक है। और जहां तक ताल्लुक है कितने टाइम पीरियड तक के लिए ये कंपनी की वेबसाइट के ऊपर ये अकाउंट्स रहेंगे, ये क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितने पीरियड के लिए कंपनी की वेबसाइट पे रहेगी, तो वो टाइम पीरियड कमीशन ने स्पेसिफाई करना है। तो फिर उतने टाइम पीरियड के लिए कंपनी की वेबसाइट पे क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट पोस्टेड रहेगी, अवेलेबल रहेगी। इसके बाद है जी एक्सटेंशन इन टाइम फॉर फर्स्ट क्वार्टर। कहते हैं, अच्छा आपको पता अभी थोड़ी देर पहले पिछले पेज पे हमने एक चीज पढ़ी थी कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए जो टाइम पीरियड है वो 120 डेज, उसमें एक्सटेंशन भी करवाई जा सकती है, ज्यादा से ज्यादा 30 दिन की। याद आया? तो अगर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रेजेंट करने के लिए जो टाइम पीरियड लॉ ने बताया हुआ है उसमें अगर एक्सटेंशन ले ली गई थी, तो फिर इस कंपनी को इजाजत है कि ये अपने फर्स्ट क्वार्टर की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको प्रेजेंट करने के लिए टाइम एक्सटेंड करवा सकती है उसकी फाइलिंग के लिए। तो फर्स्ट क्वार्टर के अकाउंट्स की फाइलिंग के लिए टाइम एक्सटेंड करवाया जा सकता है, ठीक है, कमीशन को एप्लीकेशन देके। और ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम एक्सटेंड करवाया जा सकता है, यह किया जाएगा कमीशन की तरफ से, वो है जी 30 डेज, नॉट एक्सीडिंग 30 डेज। समझ आ गई? ये जरा एग्जांपल पढ़ लेंगे दफा इस पॉइंट की क्लैरिटी के लिए। एग्जांपल पढ़ना स्टार्ट करते हैं।
जी बताएं, समझ आ गई है? बताएं जी। ओके, इसके बाद डिस्पैच टू मेंबर ऑन रिक्वेस्ट। फाइनेंशियल, ये जो क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, इनकी कॉपी फिजिकल फॉर्म में उस मेंबर को डिस्पैच की जाएगी कि जिस मेंबर की तरफ से कंपनी को रिक्वेस्ट आई थी कि मुझे क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कॉपी चाहिए, और ये कॉपी उसे विदाउट एनी फी प्रोवाइड की जाएगी कंपनी की तरफ से। और लास्ट पॉइंट है जी, ऑथेंटिकेशन। तो कहता है ये क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए अप्रूवल और ऑथेंटिकेशन की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, मतलब क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कौन अप्रूव करेगा, कौन ऑथेंटिकेट करेगा, कौन साइन करेगा, तो वही रिक्वायरमेंट्स हैं जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए आपने पिछले पेज के ऊपर पढ़ ली होगी। उम्मीद है आपको वो याद होगी। बोर्ड अप्रूव करता है और कौन कौन साइन करता है, अभी पिछले पेज के ऊपर आपने पढ़ ली। बता दें भाई, तो अप्रूवल और ऑथेंटिकेशन की वही वाली रिक्वायरमेंट्स हैं क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए, जो रिक्वायरमेंट्स एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए आप पहले पढ़ चुके हो। चलिए ठीक है जी, यहां तक है हमारा जी आज का टॉपिक, और इंशाल्लाह यहां से ऑनवर्ड्स हम कल स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो आज आपने इसको याद करना है, फकत पढ़ नहीं लेना, गो थ्रू नहीं करना, बल्कि याद कर लेना आपने। और कोई क्यूरी हो, किसी किस्म का कोई सवाल हो, तो बगैर हेजिटेट किए फिर आप मुझसे हमेशा की तरह पूछ लेते हैं, ठीक है? तो यहां भी पूछ लेना है। ओके जी स्टूडेंट्स, ओके ठीक है।